सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले सी शार्प ट्यूटोरियल। सी शार्प का ट्यूटोरियल हम आज से चालू करेंगे। वैसे तो पिछले वीडियो से ही चालू हो गया है, बट एक्चुअल में आज से चालू होगा। आज से हम टॉपिक्स कवर करना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विजुअल स्टूडियो हम किस तरह विंडोज़ 10 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली मालूम नहीं होता है कि कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कौन सा वाला ऑप्शन जो है सो हमको क्लिक करना है, तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह इंस्टॉल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2019 मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसके अंदर कंटिन्यू स्ट्रीमिंग होगी। कंटिन्यू लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मैं जो है सो आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। सो वेलकम बैक फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, आज से हम सी शार्प ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इसका सी शार्प का जो भी मतलब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम W3 स्कूल्स ये वेबसाइट पे से मतलब आप ये सी शार्प ट्यूटोरियल्स यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट ये सी शार्प होम है ऑप्शन यहाँ पर। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी शार्प एक्सरसाइजेज भी यहाँ पर दी हुई हैं कि आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये इसका W3 स्कूल्स का जो ऑनलाइन एडिटर है, ये ऑनलाइन एडिटर है, बट ये अब इसने बंद कर दिया। इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। जो प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके देखना पड़ता है। अगर हमको एडिटिंग करना है तो फिर इस प्रोग्राम को कॉपी करो, फिर विजुअल स्टूडियो में पेस्ट करो, बहुत टाइम लगता है ना। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सी शार्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन्स ऑन द .NET फ्रेमवर्क। सी शार्प जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलप की हुई है और ये .NET फ्रेमवर्क के साथ यूज़ होती है। यानी वेब डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स है, गेम्स है, वगैरह वगैरह जो भी हमको बनाना होता है वो हम ये .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसको बना सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट एक सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया है आपको कि जब भी हम विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ये हमको दे देगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेम सिंटैक्स विजुअल स्टूडियो का ही सिंटैक्स है ये। मैं आपको बाद में फ्रेंड चलिए हमारा आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सी शार्प इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सी शार्प इंट्रोडक्शन वाले पेज पर हम आ चुके हैं। व्हाट इज़ सी शार्प? फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ सी शार्प, ठीक है। तो सी शार्प इज़ प्रोनाउंस्ड एज सी शार्प, ओके। ये शार्प यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन शार्प इस तरह करेंगे हम, सी शार्प, ठीक है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन्स ऑन द .NET फ्रेमवर्क। ये अभी हमने देखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी C++ से इसको लिया गया है। C++ का सारा कंसेप्ट इसके अंदर होगा, जावा का कंसेप्ट होगा। सी शार्प हैज़ रूट फ्रॉम द सी फैमिली, ओके। ये एज नेम सजेस्ट ये सी फैमिली की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड द लैंग्वेज इज़ क्लोज टू द अदर पॉपुलर लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड जावा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये C++ और जावा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जावा के भी कुछ कंसेप्ट इसके अंदर हैं और C++ के तो तकरीबन मीन्स टोटल कंसेप्ट इसके अंदर है। The first version was released in 2002 and the latest version C Sharp 8 was released in September 2019. ओके, इसका लेटेस्ट वर्जन लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुआ है, C Sharp 8। C Sharp का 8th वर्जन अभी चालू है, 2019 सितंबर में रिलीज़ हुआ है। और इसका फर्स्ट वर्जन यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई है ईयर 2002 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सी शार्प के यूज़ बताए गए हैं कि सी शार्प किसके लिए यूज़ होता है। ये फर्स्ट यूज़ फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल के जो एप्लीकेशंस होते हैं अभी तो इसका यूज़ नहीं होता है जनरली अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है iOS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक चलती है एप्पल के लिए, और सेकेंड वन जो है हमारे एंड्रॉयड SDK का यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जनरली अभी इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पहले Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम्स और जो नोकिया की जो आती थी Symbian OS और माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन जो होते थे उनके लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ किया जाता था। आज भी जो है सो माइक्रोसॉफ्ट की जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन्स के अंदर, उनके अंदर आज भी सी शार्प का ही यूज़ किया जाता है।
देन है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होंगे उनका उसके अंदर मीन्स सी शार्प का यूज़ किया हुआ होगा। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशंस। सी शार्प के अंदर वेब एप्लीकेशंस के लिए सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती है, सो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब जैसे हैकिंग वगैरह का इसके अंदर चांसेस कम होते हैं। वेब एप्लीकेशंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सी वेबसाइट है जिसके अंदर वेब एप्लीकेशन सी शार्प बैकएंड में सी शार्प का यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन के लिए, और गेमिंग के लिए भी यूज़ होता है, वेबसाइट्स के लिए है, वेब सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, डाटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जनरली जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो आप सभी को मालूम है कि हम वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह का हम यूज़ करते हैं, है ना। तो बैकएंड में जब हम इसका डाटाबेस बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट का डाटाबेस बनाते हैं, तो उसके लिए बैकएंड लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल PHP है या पाइथन है या फिर अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, वैसे ही सी शार्प यहाँ पे वर्क करेगा। तो सी शार्प के अंदर हम बैकएंड डाटाबेस भी बनाएंगे। इस ट्यूटोरियल के अंदर तो मैं सिर्फ आपको बिगिनर्स, ये जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स है, इसलिए मैं इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वही बताने वाला हूँ। एडवांस लेवल जो भी ट्यूटोरियल होगा वो हम बाद में देखेंगे। सो हम कहते हैं यहाँ पे डाटाबेस भी हम इसके ऊपर बना सकते हैं, डाटाबेस एप्लीकेशन एंड मच मोर, यानी और बहुत कुछ इसके अंदर है जो यहाँ पर इसने दिया नहीं है क्योंकि ये बिगिनर्स ट्यूटोरियल है। इसलिए भाई यूज़ सी शार्प, हम सी शार्प क्यों यूज़ करेंगे? पहला तो रीज़न है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर। ऑब्वियसली ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी इसका यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट ही ले लीजिए, क्योंकि उसकी खुद की लैंग्वेज है बनाई हुई, तो ये जनरली जो भी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो भी वेबसाइट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सी शार्प के अंदर ही बने हुए होते हैं। कुछ गवर्नमेंट साइट्स हैं जो सी शार्प के अंदर बनी हुई है, आज भी जो है सो इसका यूज़ होता है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़, बिल्कुल ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। टोटल कंसेप्ट इसके अंदर C++ और जावा की कंसेप्ट हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली यूजेबल है। जब हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमको टाइप भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और प्लस इसके अंदर के कंसेप्ट भी इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। डाटा टाइप्स वगैरह है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, स्विच के स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जो भी है, एरेज है और अदर मेथड्स जो भी मतलब इसके अंदर है, सब इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसको ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, ठीक है। अभी जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी वर्जन है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कम्युनिटी सपोर्ट मीन्स बहुत से लोग आज भी इसका यूज़ करते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज़ है इसका, बहुत ज़्यादा यूज़ है सी शार्प का। सी शार्प इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक क्लियर स्ट्रक्चर मीन्स हमको ज़्यादा एकदम डीप के अंदर, ज़्यादा हार्ड उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अब जब हम जावा लेंगे तो जावा के अंदर जब हमको प्रिंट करना होता है सिस्टम मीन्स पूरे क्लासेस के साथ और उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसको हमको प्रिंट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं, सी शार्प के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन या फिर कंसोल डॉट राइट, ये सिंपली लाइन का यूज़ हम करके यहाँ पर हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग एंड यूज़र के थ्रू डेटा लेना है तो वो भी इजी है। जावा के अंदर हमको अगर लेना होता हो तो हमको स्कैनर फाइल का यूज़ करना होता है, या फिर एक और फाइल है जिसका एक और पैकेज है अदर, उसका यूज़ हम करते हैं, और उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जावा के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क होती है, सी शार्प के अंदर ऐसा नहीं है। सी शार्प के अंदर सिंपली C++ का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया हुआ है कि जो चीज़ को जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट उस चीज़ को सिर्फ कॉल करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल आपने मेथड बनाया है इवन और ऑड नंबर के लिए, और उस मेथड को आपको कई जगह पर यूज़ करना है, बहुत सी जगह आपको उसका यूज़ है। सिंपली आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना दोगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कहीं पर भी हम कॉल कर सकते हैं, ईजिली कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट इसके रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये बता रहा है कि आईडी कौन सी हमको यूज़ करना है, ठीक है।
द ईजिएस्ट वे टू गेट स्टार्ट विद सी शार्प इज़ टू यूज़ एन आई डी। ओके, सिंपली हम किसी भी आई का यूज़ करके हम सी शार्प को स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली जो यूज़ करते हैं वो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन है, जो कि हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी पूरा का पूरा बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने फिर से बताया हुआ है कि रिटन इन सी शार्प यूज .NET फ्रेमवर्क, सो इट मेक्स सेंस टू यूज़ विजुअल स्टूडियो एज द प्रोग्राम, द फ्रेमवर्क एंड द लैंग्वेज आर ऑल क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, विजुअल स्टूडियो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर जो भी इसने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है उसके लिए विजुअल स्टूडियो का हम यूज़ कर सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क भी ये माइक्रोसॉफ्ट का ही दिया हुआ फ्रेमवर्क है, सो ये विजुअल स्टूडियो के साथ इजीली वर्क करता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर हम .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट और .NET डेवलपमेंट विथ C++ और एक और ऑप्शन है, ऐसे 3 ऑप्शन हमने उसके अंदर सेलेक्ट किए थे, या फिर आप एक भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इंस्टॉलेशंस की थी, तो आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट विंडो है। उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट मीन्स यहाँ पे आपको इसने बताया कि नॉट फाइंडिंग, मतलब आपको अगर कोई फाइल आपकी मिल नहीं रही है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ गलत इंस्टॉल किया हुआ है या फिर कोई फाइल आपकी मिसिंग हो चुकी है, तो यहाँ से वापस से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीचर, मतलब हमको ये डायरेक्टली आ चुका था क्योंकि हमने पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये कंसोल ऐप से हमने मतलब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सी शार्प के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर नेम प्रोवाइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हमारा नाम हमने वहाँ पर सैम्पल डाला था, और यहाँ पर इसने हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग का नाम डाला है। सिंपल प्रोग्राम का जो अंदर है प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट, उसका नाम उसने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप प्रोग्राम देख सकते हैं, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम, क्लास का नाम यहाँ पर प्रोग्राम है, नेम स्पेस का नाम हेलो वर्ल्ड है, और ये सिस्टम पैकेज का इसने यहाँ पर यूज़ किया। अगर आप ये पैकेज नहीं यूज़ करते हैं तो आपको फिर जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है या फिर अदर जो भी सिस्टम के अंदर जितनी भी क्लासेस है उसका यूज़ यहाँ पर आपको करना होगा, मतलब पैकेज का नाम यहाँ पर आपको डॉट के साथ लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अभी ये आगे आने वाला है। तो उसी के साथ साथ जैसे जैसा ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा वैसा वैसा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर इसने प्रोग्राम को रन करके बताया है। लास्ट वीडियो में हमने भी इसी तरीके से रन करके जो है सो बताया था। नेक्स्ट हम सिंटैक्सेस देख लेंगे आज के ट्यूटोरियल में हम सिंटैक्स वगैरह देख लेंगे। कल फिर कमेंट, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कमेंट्स, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, और इवन अगर पॉसिबल अगर हुआ तो टाइप कास्टिंग भी हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मीन्स स्टार्टिंग के अंदर अगर हम 3 टॉपिक्स एक साथ अगर कवर करें तो हमारे बेसिक जो जितना भी बेसिक यहाँ पर है ये सब जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। कुछ स्टार्टिंग के कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर ये कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट जो मेथड्स वगैरह है ये भी हम आगे वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंटैक्सेस शुरू हो चुके हैं, सिंटैक्स वाला पेज ओपन हो चुका है। सी शार्प सिंटैक्स प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था प्रोग्राम को किस तरह रन करना है, ओपन किस तरह करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो वो भी ईजी जाती है। बाकी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मीन्स कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। सो प्रोग्राम के अंदर जो हमारी लाइन नंबर 1 है, यहाँ पर उसने लाइन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया है। यूजिंग सिस्टम मीन्स दैट वी कैन यूज़ द क्लासेस फ्रॉम द सिस्टम नेम स्पेस। यहाँ पे पैकेजेस मीन्स नेम स्पेसेस होते हैं, पैकेजेस को यहाँ पे नेम स्पेस कहा जाता है। सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज इंपोर्ट रहता है, तो वो हम यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर के क्लासेस यानी कंसोल है वगैरह वगैरह जितने भी है, अभी हम आगे देखेंगे जब हमारा नेम स्पेसेस शुरू होगा उस वक्त हम देखेंगे ये सब, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, मीन्स दैट वी कैन यूज़ द क्लासेस फ्रॉम सिस्टम नेम स्पेसेस। सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। देन लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 2 ब्लैंक है। लाइन नंबर 3 नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड। ये नेम स्पेस इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज यूर कोड एंड इट इज़ द कंटेनर फॉर क्लासेस एंड अदर नेम स्पेसेस।
यानी जो अदर नेम स्पेसेस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर कंटेनर ये प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको ये नेम स्पेस अगर कहीं और यूज़ करना है, इसके अंदर का जितना भी प्रोग्राम है हमको कहीं और यूज़ करना है, तो सिंपली हम यूजिंग हेलो वर्ल्ड ये वाला पैकेज को अगर हम यूजिंग करके इसके अंदर इंपोर्ट करा देंगे, सिंपली यूजिंग हेलो वर्ल्ड, सिंपल है, इतना ही करके अगर हम इसके अंदर इंपोर्ट करा देंगे तो ये जितना भी प्रोग्राम होगा हम वहाँ पर भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमको अलग से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत इजी है। जावा के अंदर हमको इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखो और उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट कराना पड़ता है, मतलब पैकेजेस को क्रिएट करो फिर उसके बाद उसको इंपोर्ट कराओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। यहाँ पर इजीली हम इसको यूजिंग नेम स्पेस क्रिएट किया और डायरेक्टली उसके नाम को यूजिंग कीवर्ड के साथ डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया, बस इतना ही काम होता है। ये नेम स्पेसेस मीन्स पर्टिकुलर हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेजेस को यूज़ करने के लिए नेम स्पेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज योर कोड एंड इट इज़ अ कंटेनर, मतलब एक पर्टिकुलर हम कंटेनर भी उसके अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं। देन द करली ब्रेसेस का पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पर होता है ब्लॉक ऑफ कोड, यानी ये नेम स्पेस के अंदर जितना भी ये कोड है ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है नेम स्पेस के अंदर का। और नेक्स्ट है क्लास का ब्लॉक है, ये वाला जो करली ब्रेसेस है ये हमें बता रहे हैं क्लास का ब्लॉक, यानी क्लास के अंदर वाला जितना भी कोड होगा ये वाले ब्लॉक के अंदर आएगा। और उसके बाद स्टैटिक मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर का जितना भी कोड होगा ये वाले ब्लॉक के अंदर होगा, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी कोड होगा ये मेन मेथड के अंदर रन होगा, यानी ब्लॉक ऑफ कोड, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड ये इसके अंदर बताता है। नेक्स्ट है क्लास इज़ अवर कंटेनर फॉर द डेटा एंड मेथड, जितनी भी डेटा और जितने भी मेथड्स होंगे वो क्लास के अंदर हम लिखेंगे। सी शार्प प्रोग्राम के अंदर जैसे जावा के अंदर हम लिखते हैं मेन मेथड से प्रोग्राम रन होता है, बट ऑल कोड जितना भी होता है मेन मेथड होगी बेस क्लास के अंदर, और अदर जितने भी मेथड्स वगैरह जो भी होंगे वो सबके सब है कि नहीं हम इंपोर्ट करेंगे, मीन्स हम टाइप करेंगे मेन मेथड के अंदर क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ करते हो तो ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्लास के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ डिक्लेयर करते हो तो किसी भी क्लास के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसोल इज़ द क्लास ऑफ सिस्टम। कंसोल एक क्लास है सिस्टम नेम स्पेस का, ठीक है। सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जो भी मतलब क्लासेस है उसके अंदर का एक क्लास है कंसोल, और विच हैज़ अ राइट लाइन मेथड, और ये कंसोल क्लास की ये राइट लाइन मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया ऑलरेडी कि यूजिंग सिस्टम डॉट कंसोल, सो आपको यहाँ कंसोल लगाने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली राइट लाइन लिख दो और हेलो वर्ल्ड, सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख दो। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर एक बार आपने लगा दिया तो पर्टिकुलर ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसने कंसोल क्लास को यहाँ पर यूज़ किया और उसका मेथड जो है राइट लाइन मेथड उसको यहाँ पर इसने यूज़ किया हुआ है। और एक और चीज़, राइट लाइन मेथड जो है यूज़ होती है आउटपुट प्रिंट करने के लिए, मतलब कंसोल के ऊपर जो भी आउटपुट हमें दिखेगा, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड वाला जो आउटपुट है वो देखना है तो हमको राइट लाइन का यूज़ करना होगा, राइट लाइन या फिर राइट स्टेटमेंट। फ़र्क इतना ही है कि राइट लाइन नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जो है हमारा आउटपुट प्रिंट करेगा और राइट मेथड सेम लाइन के ऊपर हमारा आउटपुट प्रिंट करेगा। इफ़ यू ओमिट द यूजिंग सिस्टम लाइन यू वुड हैव टू राइट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपने यूजिंग सिस्टम लिखना अगर आप वहाँ पर भूल गए या फिर आपने कट कर दिया तो आपको फिर सिस्टम पैकेज को यहाँ पर अलग से कंसोल से पहले लगाना होगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, एवरी सी शार्प एंड सी, अच्छा ये एवरी सी शार्प प्रोग्राम एंड सी, जैसा कि हम जानते हैं कि सी शार्प सी प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन है और सी प्लस प्लस के अंदर हर स्टेटमेंट के लास्ट में जैसे सेमीकोलन लगाया जाता है स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए या फिर स्टेटमेंट को स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पर भी हर स्टेटमेंट एंड होगा सेमीकोलन के साथ। एक और चीज़ यहाँ पे इसने बताई है कि सी शार्प केस सेंसिटिव है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। इसके अंदर अगर हम कैपिटल लेटर में माई क्लास लिखते हैं और स्मॉल लेटर में माई क्लास लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनाया माई क्लास से और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप माई क्लास नाम से, तो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, ये आपको एरर दे देगा। माई क्लास इज़ नॉट डिफाइंड, अगर आपने ये नाम से क्लास बनाया तो आपका ऑब्जेक्ट भी इसी नाम से बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर्स में माई क्लास आपने लिखा और उसका ऑब्जेक्ट MC कुछ इस तरह दे दिया और उसको रन किया तो ये प्रॉपरली रन हो जाएगा। अगर आपने माई क्लास कैपिटल में दिया और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्लास का नाम माई क्लास स्मॉल में दे दिया तो ये आपको एरर दे देगा।
कि अनडिफाइंड सिंबल और अनडिफाइंड नेम, ऐसा कुछ वो एरर वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा। सिंपली यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया राइट लाइन और राइट दोनों यहाँ पर अब इसने यूज़ करके बताया हुआ है। द डिफरेंस इज दैट द प्रिंट्स आउटपुट ऑन द न्यू लाइन, यानी राइट लाइन आउटपुट को न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा और राइट सिंपली राइट सेम लाइन के ऊपर आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यहाँ पे इसने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। ये स्टार्टिंग वाली फर्स्ट 2 लाइन्स है, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन इसने क्या किया कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट किया, उसके बाद इसने फिर से राइट लाइन यूज़ किया। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि आई विल प्रिंट ऑन द न्यू लाइन, मीन्स इसने क्या किया, यहाँ पे राइट लाइन होने की वजह से डायरेक्टली /n वाला जो हमारा स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर डायरेक्टली यहाँ पर इन्वोक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हेलो वर्ल्ड इसने लिया हुआ है और डायरेक्टली न्यू लाइन के ऊपर इसने दूसरी वाली लाइन न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट कर दिया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर इसने console.write यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो console.write तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हुआ है, बट उसके बाद वाला मतलब ये लाइन आने की वजह से इसने क्या किया कि ऑलरेडी मीन्स न्यू लाइन यहाँ पर पहले से हमको शुरू करके दे दी है ना। ये फर्स्ट वाला जो राइट लाइन, ये सेकंड वाला जो राइट लाइन है, इसने ऑलरेडी हमको न्यू लाइन प्रिंट करके यहाँ पर दे दी। इसीलिए जब हम प्रिंट करेंगे तो सेम लाइन पे प्रिंट होगा। और उसके बाद वाला जो राइट स्टेटमेंट यहाँ पे राइट लाइन नहीं होने की वजह से आई विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन, मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने इसको दिया नहीं है, इस वजह से आई विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन, यानी ये स्टेटमेंट भी सेम लाइन के ऊपर प्रिंट हो चुकी है। ये 2 स्टेटमेंट सेम लाइन पे प्रिंट होंगे और ये वाले स्टेटमेंट्स सेपरेट लाइन के ऊपर प्रिंट होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, अगर आप चाहे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर से। सो ये कुछ वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है या फिर वेबसाइट का कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली बस मुझे भी सीखना है और आपको भी सिखाना है। इस वजह एक पर्टिकुलर हमको कोई मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट और साथ में प्रैक्टिकल पार्ट हम कर सके, ऐसा कोई ईजी हमको एक सोर्स चाहिए। तो इसी के लिए मैं W3 स्कूल को यूज़ कर रहा हूँ। सो आप भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स के अंदर अच्छे से समझ में आए तो यहाँ से देखो, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर जाके अगर करना चाहते हो तो यहाँ से भी ट्यूटोरियल्स कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का हम अपना ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे अदर चैनल्स की लिंक दी हुई है। एक मैंने न्यू चैनल भी बनाया हुआ है MM टेक्निकल्स नाम से, उसके ऊपर जितना भी हार्डवेयर का मतलब मैकेनिकल वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क होगा, उसके ऊपर बताऊँगा। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टफ़ होगा ये इसी चैनल के ऊपर होगा। और मीन्स प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट जितने भी होंगे वो इसी चैनल के ऊपर मैं बताऊंगा। एक जनरल चैनल है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एक और अदर मीन्स कम्युनिटी चैनल है, अगर वहाँ पे भी आप जाके जो है सो देख सकते हैं। और एक और चैनल है डिज़ाइनर सब नाम से, ये मेरा ऑफिशियल चैनल मीन्स वो मेरे ऑफिस वाला चैनल है, ऑफिस का जो मेरा अपना ऑफिस है उसका वो चैनल है डिज़ाइनर सब का। तो उसके ऊपर जो भी सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स होंगे वो उसके ऊपर मैं डालूँगा, वीडियोज़ वगैरह डालने वाला हूँ और उसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लान्स वगैरह। और इस चैनल के ऊपर सिर्फ प्रोग्रामिंग रिलेटेड और जो भी मतलब स्टफ़ होगा, प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टफ़ होगा, इसके ऊपर हम अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। एक और चीज़ आपको बताना रह गई है कि हमारा जो पाइथन का जो ट्यूटोरियल सीरीज़ चालू है मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पाइथन का हमारा जो ट्यूटोरियल सीरीज़ चालू है उसका आई थिंक 14th पार्ट कुछ उसका अपलोड हो चुका है। 14 पार्ट्स में अभी वो आ चुका है। मैक्सिमम हम 20 पार्ट्स उसके अपलोड करने वाले हैं। 20 पार्ट्स के बाद अगर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट्स अगर चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को हम पर्टिकुलर बार बार हम नहीं कर सकते, मतलब अपलोड नहीं कर सकते हम बार। सो एक ही चीज़ कई दिनों से चालू है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी जैसे प्रोजेक्ट है वो एक पर्टिकुलर फ्रेंड्स। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आगे की वीडियोस भी आती रहेंगी, जल्दी कुछ नई वीडियोस भी आने वाली हैं, कुछ जनरल वीडियोस भी आने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।